गांधी जी के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। महात्मा गांधी जी जो है हमारे देश के लिए कितना बड़ा संघर्ष किए उन्होंने, और संघर्ष करते करते बड़े मुश्किल से हमारा जो देश जो था वह दूसरों के चंगुल में फंसा हुआ। दूसरे लोग, गोरे लोग, अंग्रेज लोग, उनके चंगुल में फंसा हुआ था। तो इन्होंने, महात्मा गांधी जी ने जो है क्या किया, हमारे देश के जितने भी नागरिक लोग हैं उनको स्वतंत्र करने के लिए, पूरे भारत को स्वतंत्र करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। और न्यौछावर करते करते महात्मा गांधी जी जो है उन्होंने 15 अगस्त सन 1947 को हमारे देश को आज़ाद किया। कितनी सोचने की बात है। अगर हमारे देश को आज़ादी नहीं मिली होती तो आज हम स्वतंत्र नहीं हुए होते। आज हमको जो अधिकार जो मिला है, जो अधिकार आज हमको पढ़ने का मिला है, आज जो अधिकार हमको यहाँ पर बैठने का मिला है, आज जो अधिकार जो हमको मिला है, वह अधिकार से हम वंचित हो जाते। क्यों? क्योंकि हम जो लोग थे हम दूसरों के गुलाम थे। जैसा वो कहते थे वैसा ही हम करते थे। तो महात्मा गांधी जी को कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी, कितना उनको मतलब क्या क्या नहीं कहा गया। उनको गांधी जी जो थे वो तो बैरिस्टर थे, लेकिन उनको कुली के नाम से जाना गया और कुली कह के उनको पुकारा जाता था। गांधी जी, एक बार क्या हुआ, गांधी जी जो है अब्दुल्ला सेठ के दीवानी के मुकदमे में पैरवी रखने के लिए मुंबई में पहुँचे, और वहाँ पर मुंबई से जो है डरबन रवाना हो रहे थे गांधी जी। तो जहाज में बड़ी भीड़ हो गई थी। एक बार गांधी जी जो है वो जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? डरबन। कहाँ से? मुंबई से डरबन जा रहे थे। तो जब मुंबई से डरबन जाने के लिए उनको जहाज से जाने का था, तो जहाज में बहुत भीड़ थी। इसके कारण से, भीड़ होने के कारण से उनके जो कप्तान जो थे उन्होंने अपने केबिन में स्थान दे दिया। मतलब केबिन में यानी कि जैसे जहाँ पर वो कप्तान जहाज चला रहे थे वहाँ पर उन्होंने गांधी जी को स्थान दे दिया, और वह जो कप्तान जो थे वह गांधी जी के मित्र बन गए। और एक दिन क्या हुआ, अब्दुल सेठ जो थे वो गांधी जी के जब मित्र बन गए तो उन्होंने उनको शतरंज खेलना सिखाया, और शतरंज के वो बड़े अच्छे खिलाड़ी भी बन गए। शतरंज खेलना सीख गए। सन 1893 की बात है, मई का महीना था। उस समय में नेटाल के बंदरगाह पर डरबन से जहाज जो है वह उतरने लगा, मतलब लंगर डाला। लंगर का मतलब होता है कि वहाँ पर ठहराव किया, ठहरने लगा। तो जहाज से उतरने पर चारों ओर का जो वातावरण जो था वो वातावरण गूंजने लगा, और गांधी जी को यूरोप और भारतीयों के बीच का जो भेदभाव था आपस में मतलब समझ में आ गया कि आखिर में इन भारतीयों के बीच में और यूरोपियों के बीच में क्या भेदभाव है, वह समझ में आया। और गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में जब पहुँचे वहाँ पर, तो हमारे जो भारत के जो कुछ मुसलमान व्यापारियों की संख्या सबसे अधिक लगी उनको, और हिंदू जो लोग थे, पारसी थे, ईसाई जो थे, इनकी जो संख्या थी वो वहाँ पर बहुत कम थी। आखिर में यूरोपीय गोरे भारतीयों के साथ में बड़ी घृणा करते थे, उनको घृणा की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि अंग्रेज जो लोग थे वो भारतीयों को पसंद नहीं करते थे। इसीलिए
भारतीय लोगों को अंग्रेज जो लोग हैं वह उनके साथ में ईर्ष्या करते थे, राग द्वेष करते थे, घृणा करते थे। और जब गांधी जी वहाँ पर पहुँचे तो गांधी जी को उन्होंने अपमानजनक शब्द से पुकारा करते थे। गांधी जी को कहते थे काला कुली, और काला कुली कह करके उनको पुकारते थे। इस प्रकार से उनका बहुत तिरस्कार किया, बहुत अपमान किया। लेकिन गांधी जी जो है उनको किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि गांधी जी अपने देश से प्रेम करते थे, अपने भारत को अच्छा बनाना चाहते थे। उनको चाहे कुछ भी कहे, चाहे उनको कितना भी अपमान सहना पड़े, चाहे उनको कोई कुली कहे, तो भी उनको अपमान सहना अपने देश के लिए पसंद था। इसीलिए गांधी जी जो है तो काला कुली कह करके भी उनको बुलाते थे, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिर में अदालती कागजों में भी भारतीयों के लिए कुली का शब्द जुड़ गया। जो भी मतलब हमारे भारत से जो भी लोग वहाँ जाते थे तो उनके जो कागज जो थे और उन कागजों में लिखा जाता था कुली, चाहे वो कोई भी अपना कितना अच्छा व्यक्ति हो, चाहे वो कर्मचारी हो, लेकिन उनको कुली कह करके ही पुकारा जाता था। और इसी प्रकार से उनको अपमान का सहना पड़ता था। लेकिन अपमान से बचने के लिए भारतीय जो लोग थे, मुसलमान, अपने को अरबी और फारसी और ईरानी कहने लगे। क्यों? क्योंकि अपमान अच्छा नहीं लगता था, तो अपने आप को वो क्या समझने लगे? मुसलमान समझने लगे कि हम मुसलमान हैं, हम लोग अरबी है, फारसी है, हम ईरानी हैं, ऐसा वो कहने लगे। आखिर में भारतीयों ने क्या किया, एक बार क्या हुआ, जब दक्षिण अफ्रीका में पहुंचने का उनका के लिए जब तैयार हुए, वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में जब पहुंचने के लिए तैयार हुए, तो वहाँ पर जो गोरे लोग जो थे वो लोग वहाँ जा कर के दक्षिण अफ्रीका में बस गए। तब उन्हें वहाँ के जो खनिज पदार्थ जो थे और कृषि के जो कार्य थे उनको करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। और जब मजदूरों की आवश्यकता पड़ी तो आखिर वो मजदूर कहाँ से लाते? क्योंकि जितने भी मजदूर थे वो सब भारतीय थे। और जब वो दक्षिण अफ्रीका में बस गए गोरे लोग, तो उन लोगों को कूली की ज़रूरत पड़ी, मजदूरों की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि वहाँ पे खनिज पदार्थ निकले थे, कृषि करवाना था। तो कृषि कौन करता था? हमारे भारतीय लोग करते थे। इसीलिए उनको मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। तो वहाँ के रहने वाले जो अफ्रीकी जो लोग थे वह इस कार्य के लिए योग्य नहीं थे। वहाँ के जितने भी लोग थे जो उस वहाँ पर जो रहते थे वो लोग यह कृषि का कार्य नहीं कर सकते थे, उनको करना आता ही नहीं था। तो आखिर में अंग्रेज़ों ने क्या किया कि उन्होंने मतलब जितने भी भारतीय लोग थे उनको मजबूर किया और उन्होंने कृषि का कार्य करने के लिए उनको मजदूरी पर बुलाया। और बुला करके उन्होंने जो है अंग्रेज़ों ने उनका ध्यान रखा और उनके ऊपर विश्वास दिलाया। और गरीब भारतीय जो मजदूर जितने भी थे वो भारतीय लोग थे, गरीब थे। आखिर में उनको पैसों की ज़रूरत थी, और जिनको पैसों की ज़रूरत होती है वह व्यक्ति जो है तो चाहे देश हो चाहे विदेश हो, उनको कमाने के लिए जाना ही पड़ता है। तो इसी तरह से वहाँ पर जो है यह कृषि का कार्य करने के लिए मजदूर बन करके चले गए। आखिर में क्या हुआ कि उन्होंने जितने भी मजदूर यहाँ के जो भारतीय जो लोग थे जो वहाँ पर पहुँचे, उनसे उन्होंने एक शर्त रखी। और शर्त क्या रखी? 5 वर्ष की मतलब शर्त रखी उनसे कि बोले जब तक के 5 वर्ष तक के अगर आप लोग यहाँ पर कार्य नहीं करेंगे तब तक के आपको भारत लौटने नहीं दिया जाएगा।
ऐसा उन्होंने शर्त रखा कि बोले 5 वर्ष तक के जितने भी हमारे जो भारतीय लोग हैं वो भारतीय लोग 5 वर्ष तक के पहले काम करेंगे अफ्रीका में, उसके बाद ही उनको भारत लौटने दिया जाएगा। इस प्रकार से अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ में शर्त रखी और इसके बाद में जब 5 वर्ष पूरे हो गए और 5 वर्ष पूरे होने के बाद ही उन लोगों ने भारत वापस लौटने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हुए। इस प्रकार से जो हैं भारतीय जो हैं वहाँ पर बसे और उन्हें किराए पर ज़मीन देने लगे, किराए से कुछ ज़मीन मिली उनको और उनको भी मतलब शर्त रखी गई कि जो भी भारतीय कुली दक्षिण अफ्रीका जाएगा वह क्या कहलाएगा, गिरमिटिया कहलाएगा। जो भी मतलब व्यक्ति होगा भारत से, जो भी व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका जाएगा वह गिरमिटिया कहलाएगा, ऐसा उन्होंने शर्त रखी। इस प्रकार से पहली टोली जो है सन 1860 में दक्षिण अफ्रीका पहुंची और धीरे धीरे भारतीय व्यापारी जो हैं वो अफ्रीका पहुंचने लगे। भारत सरकार ने जो है गिरमिटिया के साथ में भेदभाव न बरतने और उन्हें स्थानीय कानून के अंतर्गत क्या किया, बराबरी का दर्जा दिया। बोले जो भी व्यक्ति आएगा भारत से वो भले ही दक्षिण अफ्रीका में रहेगा लेकिन उनको दक्षिण अफ्रीका के जैसे ही बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। ऐसा भारत सरकार ने जो है तो वहाँ पर कानून को पास किया और इस प्रकार से उन्होंने भी मतलब यह शर्त रखी। तो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया जो थी उस समय में सन 1858 में उन्होंने यह घोषणा जारी की। क्या घोषणा जारी की कि हमारे जो भारतीय जो लोग हैं वो इस साम्राज्य के नागरिक होंगे और उनको जिस तरह से मतलब दक्षिण अफ्रीका के जो लोग हैं उनको जो अधिकार प्राप्त होंगे वही अधिकार जो है इन लोगों को भी प्राप्त होंगे। ऐसा ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने प्रस्ताव रखा और आखिर में जो है हमारे जितने भी अन्य सब प्रजाजन जो थे उन लोगों को यह जो है शर्त मंजूर हुई और भारतीय जो थे वो नेटाल में ही नहीं मतलब अफ्रीका स्टेट ट्रांसवाल और कैंप प्रांत में भी जाकर के हमारे भारतीय जो लोग थे वो व्यापार करने लगे। और इस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में बसे जितने भी भारतीय लोग जो थे, जो हमारे भारत से गए हुए जितने भी भारतीय लोग थे, उतने सब भारतीय लोग जो है जैसे हमारे देश में जो अनाज होता है, धान की फसल होती है, फल की, सब्जी की, सबकी खेती होती है, उसी प्रकार से यहाँ के जितने भी लोग भारतीय जो लोग थे वो वहाँ जा कर के अनाज, फल, सब्जी सब उगाने लगे। और इस प्रकार से जो है वहाँ की जो सरकार थी, जब उनको अनाज मिलने लगा, फल मिलने लगे, सब्जी मिलने लगी, तो उन्होंने सस्ते दामों पर वहाँ पर बेचने लगे और इस प्रकार से उनको बहुत लाभ हुआ। उसके बाद में गोरे व्यापारी जितने भी थे तो उन भारतीयों से ईर्ष्या करने लगे और ईर्ष्या करते हुए उन्होंने अपनी सरकार से भारतीयों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाने के लिए आग्रह किया। बोले कि ये जो हैं ये तो सस्ते दामों में मतलब अनाज बेच रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, तो गोरे लोगों को अच्छा नहीं लगा और जब गोरों को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने अपने ही सरकार के ऊपर प्रतिबंध लगाया कि बोले नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए और इस प्रकार से उन्होंने प्रतिबंध लगाया। तो गांधी जी जो थे, गांधी जी को भारतीय के प्रति भेदभाव के विरुद्ध बड़ा संघर्ष करना पड़ा क्योंकि गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमारे भारतीयों के साथ में कोई भी भेदभाव करे। उन्होंने
उनके भेदभाव को मिटाने के लिए संघर्ष किया। और आए दिन जो है 1 वर्ष में सेठ अब्दुल्ला के मुकदमे को निपटाने के लिए जो है उन्होंने क्या किया, भारतीयों को उनके नागरिक अधिकार दिलाने के लिए 21 वर्ष से अधिक समय तक के रुकना पड़ा। और 21 वर्ष तक के जो है गांधी जी वही दक्षिण अफ्रीका में रुके रहे। क्यों दक्षिण अफ्रीका में रुके रहे? क्योंकि हमारे जो भारतीय लोग जो थे उनको किसी प्रकार से कोई संघर्ष का सामना करना ना पड़े और किसी प्रकार की उनके ऊपर समस्या न आए, उनको किसी प्रकार से प्रताड़ित न किया जाए। इसीलिए जो है गांधी जी जो है जब कुली बैरिस्टर बन करके जब वहाँ पर पहुँचे तो उस समय में उनको 21 वर्ष तक के वहाँ पर रुकना पड़ा। और आखिर में गांधी जी जो है 21 वर्ष की समयावधि पूर्ण करने के बाद जो है सन 1914 में अफ्रीका से अंतिम विदाई ली। और इस प्रकार से जब अफ्रीका पहुंचने पर गांधी जी को जिन परिस्थितियों से वहाँ पर उनको गुजरना पड़ा, जिन परिस्थितियों से उनको वहाँ काम करना पड़ा, उनके बारे में जो है तो उनको बहुत सारी यातनाएं, बहुत सारी घटनाएं झेलनी पड़ी। और इसी प्रकार से उन्होंने अपने भारतीयों को बचाने के लिए, अपने भारतीयों को के संघर्ष को निपटाने के लिए उन्होंने मतलब उन लोगों के साथ में मुकाबला किया। और इस प्रकार से जो गांधी जी जो थे, गांधी जी जो है हमेशा अपने देश के नागरिकों को, अपने भारतीय लोगों को संघर्ष से न जूझे, इसलिए वो स्वयं ही संघर्ष का निपटारा करते थे। तो ऐसे थे गांधी जी। तो हमें भी गांधी जी के जैसे ही मतलब अपने भारत के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है। क्योंकि जब तक कि हम इन महापुरुषों के बारे में, जब तक कि इनके गुणों को हम अपने अंदर में नहीं उतारेंगे, तब तक कि हम भी दूसरों के लिए संघर्ष करना नहीं सीख सकते। हमें भी दूसरों के लिए अपने आप का संघर्ष करना पड़ता है। अगर हम जब तक के अपने आप का संघर्ष नहीं करेंगे तब तक के दूसरों के साथ में मुकाबला नहीं कर सकते। तो हमें वैसे ही बनना है। अगर हम वैसा जब तक बनेंगे नहीं तब तक के आगे कोई भी कार्य को बढ़ावा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हम सब जो लोग हैं हम भारत के नागरिक हैं और भारत में हम लोग जी रहे हैं। हमारे भारत की ऐसी संस्कृति है कि अहिंसा परमो धर्म, मतलब किसी के प्रति अहिंसा न करो, मतलब हमें किसी के प्रति मतलब हिंसा नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, किसी से भेदभाव नहीं करना है, किसी से राग द्वेष नहीं करना है, किसी से छल कपट नहीं करना है। क्योंकि हमारा जो भारत देश जो है वो संस्कृति की खदान है। इसीलिए हमको भारत की संस्कृति के आधार पर जीना है, जैसे महात्मा गांधी जी ने जिया। महात्मा गांधी जी जो है हमारे भारत के लिए बहुत संघर्ष किया। उन्होंने अपने मान सम्मान अपमान को सहा और सह करके हमारे देश के नागरिकों को, हम लोगों को उन्होंने बहुत कुछ दिया। ऐसा ही हमें उनके गुणों को सीखना होगा, आगे बढ़ना होगा। जब वो विद्यार्थी जीवन में रहे तब भी उन्होंने भारत के प्रति आस्था रखी उन्होंने, तो हमें भी आस्था रखना है, हमें भी वैसे ही चलना है, हमें भी उनके गुणों को सीखना है। तब तो कहीं जा कर के हम उस मुकाम तक के पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें सीख मिलती है। बड़े बड़े महापुरुषों से हमें यही सीख मिली कि हमें आगे बढ़ कर के क्या करना है, हमें अपने भविष्य को, हमें अपने देश को, हमें अपने गांव को, हमें अपने आप को कैसे बचाना है। तो यह सीख हमें इन महापुरुषों से मिलती है। तो हमेशा इन महापुरुषों की दिनचर्या को पढ़ें और उनको हम अपने जीवन में उतारें, तब तो हम उनकी सीख आगे सीख सकते हैं
और हम अपने भविष्य में आने वाले हमारे जो छोटे छोटे जो भाई बहन हैं उनको भी हम यह मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है तो हमें अपने जीवन में यही करना है।